आखिर कैसा दिखता था? असली अखंड भारत धीरे धीरे कैसे हो गया? अखंड भारत का विभाजन, और क्या सच में दोबारा से अखंड भारत की कल्पना हकीकत बन सकती है? अखंड भारत धरती का वो टुकड़ा जिसका जिक्र वेदों, ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है, लेकिन ये आज का भारत नहीं था। ये वो भारत था जिसे 1000 साल पहले जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। अगर मार्कंडे पुराण को टटोल कर देखा जाए तो जम्बूद्वीप भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में ज्यादा फैला हुआ था, और तब इसे गोंडवाना द्वीप भी माना जाता था। लेकिन धरती में हुई हलचल से टेक्टोनिक प्लेट्स हिली और ये 7 महाद्वीपों में बट गया, और आज हम जिस भारत में रहते हैं उसे एशिया महाद्वीप कहा जाता है। वैसे आज जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं वो कभी आर्यवर्त की भूमि का एक टुकड़ा था, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन जैसे देश भारत में ही आते थे। ये एक ऐसा विस्तृत समाज था जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास की जमीनें सांस्कृतिक, धार्मिक और कभी कभी राजनीतिक रूप से एकजुट थी। यहाँ की वैदिक परंपराएं, बौद्ध विचारधारा और हिंदू रीति रिवाज समुद्र के पार तक पहुंच गए थे। वैसे भी इतिहास गवाह है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के राज्य में भारत का सबसे बड़ा फैलाव हुआ था। ये साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला था, और इसका क्षेत्रफल लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी आज के भारत से कई गुना ज्यादा बड़ा। उसके बाद गुप्त वंश में भी ये इलाका सांस्कृतिक रूप से जुड़ा रहा, जहां हिंदू और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए थे। लेकिन यूनानी, शक, होड़, अरब, तुर्क, मुगल और ब्रिटिश जैसे विदेशी हैवानों ने इसे खंडित कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 500 सालों में भारत से लगभग 24 देश अलग हो चुके हैं, जिनमें से कई ब्रिटिश युग में औपचारिक रूप से बांटे गए, जो कभी अखंड भारत का अंग थे। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं देशों के बारे में बारीकी से आपको जानकारी देंगे कि आखिर कब और कैसे उन सभी देशों का विभाजन हुआ। अफगानिस्तान महाभारत से जुड़ा हुआ देश अफगानिस्तान वो धरती है जहां इस्लाम, कट्टरपंथियों और जिहादियों ने अधर्म का नंगा नाच किया हुआ है। लेकिन एक समय पर अफगानिस्तान की धरती पर सनातन धर्म का गौरवशाली इतिहास लहराया करता था। पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला हुआ देश हमारे इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पहले सम्राट सुबल का शासन था, जिनकी बेटी गांधारी की शादी पुरुवंश के धृतराष्ट्र से हुई, और यहाँ का राजा कौरवों का मामा शकुनी बना, जो हस्तिनापुर और कौरवों की अंत की वजह भी बना। सिंधु घाटी समयता अफगानिस्तान से तब से जुड़ी हुई है जब यहाँ का नाम गांधार था। तब यहाँ पर सबसे पहले सिकंदर ने आक्रमण किया। इसके बदले में गांधार भूमि के वीरों ने सिकंदर को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद गांधार का बुरा वक्त शुरू हुआ, और इस्लाम और अरब आक्रमताओं के निरंतर आक्रमण की वजह से यहाँ की सनातन धर्म मिट्टी धूरित हो गई। धीरे धीरे तुर्क को जीतने के बाद गांधार भूमि पर अरब आक्रमताओं ने अत्याचार किया, जिसके बाद से ही अखंड भारत के खंडित होने की नींव बढ़ गई। आज अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6-5 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये कभी आर्यन कहलाया करता था, यानी आर्यों का निवास। और सबसे मजे की बात तो ये है कि अगर ये भारत में शामिल होता तो हमारी सरहदें ईरान तक फैली होती। हमारा पड़ोसी देश नेपाल कभी 16 महाजनपदों में से एक था। रामायण में माता सीता का जन्म मिथिला यानी जनकपुर में ही हुआ था। दागवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वहीं 1560 ईसा पूर्व तक यहाँ हिंदू राजघराने मौजूद थे। फिर गुप्त युग में बौद्ध धर्म फैला। 7वीं सदी में तिब्बत ने यहाँ पर कब्जा किया, और फिर ठाकुरमल और गोरखा वंशाय ब्रिटिश काल में एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। लेकिन 1923 की संधि के बाद यह आजाद हो गया, और 2008 तक यह दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। हालांकि अब यह धर्म निरपेक्ष हो चुका है, और आज भी काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर भारत से जुड़ा है। आज भी नेपाल की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, और यह भारत का एकमात्र पड़ोसी देश है जहां खुली सीमा मौजूद है, यानी यहां आने जाने के लिए आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है। भूटान, शोक का राष्ट्रीय भूटान को कभी ही विदेह जनपद का अंग माना जाता है। यहाँ वैदिक और बौद्ध धर्म का जिंदा होना ही इस बात का सबूत है। पुरातन काल में भूटान पर भारतीय संस्कृति का असर बहुत गहरा था। हालांकि भूटान कभी ब्रिटिश इंडिया का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं था, लेकिन 1868 की सिंचुला संधि और 1910 की उनाखा संधि के तहत ब्रिटिश ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद 1921 में भारत ने भूटान से संधि की, जिसमें भारत ने ब्रिटिश से लिए हुई भूमि को वापस किया और भूटान को आजाद किया। आज भी भूटान की भारी रक्षा और विदेश नीति भारत से निकट तौर पर जुड़ी हुई है। दोनों राष्ट्रों के बीच मजबूत संबंध है, और आज ये भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी भी माना जाता है। तिब्बत, बौद्ध मठ का केंद्र, जो आज चीन का अंग बना हुआ है। तिब्बत को पुराने ग्रंथों में त्रिविध पद कहा जाता है, और यह हिंदू धर्म तथा बौद्ध परंपराओं का कड़ था।
भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक बंधन मौजूद हैं। बौद्ध धर्म भारत से तिब्बत गया और कई भारतीय गुरु जैसे पद्म संभव ने वहां पर इसका विस्तार किया। 1914 की शिमला संधि में ब्रिटिश ने तिब्बत को स्वतंत्र मानकर भारत तिब्बत सीमा को तय किया, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और 1954 में नेहरू सरकार ने पंचशील समझौते के तहत तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार कर लिया, जो कि गलत था। और बाद में 1967 में भारत चीन का युद्ध का कारण यही बना। 1961 में 14वें दलाई लामा ने तिब्बत से भागकर भारत में शरण ली और वो आज भी भारत के मूल निवासी है। ईरान आर्यों का पुराना निवास। ईरान को पुराने समय में आर्यन या आर्याना कहा जाता है और यहाँ से ही आर्य लोग भारत आए थे। इंडो आर्यन और इंडो ईरानियन लोग एक साथ ही एक जड़ से जुड़े हुए हैं। भारतीय वेद और ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में कई सारी समानताएं हैं, जैसे देवता और भाषा दोनों समयताओं के बीच पुराना व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान था। 7वीं सदी में अरब हमलावरों ने ईरान पर कब्जा किया और इस्लाम का प्रसार किया, जिसके बाद ये भारत से अलग हो गया। कंबोडिया, जहां दुनिया का सबसे बड़ा विशाल हिंदू मंदिर आज भी मौजूद है, कहते हैं कंबोडिया भी हिंदू धर्म और भारत की संस्कृति से अछूता नहीं रहा है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक हिंदू और ब्राह्मण धर्म के मंदिर आज भी बने हुए हैं और मान्यताओं के अनुसार कंबोडिया राज्य की स्थापना भी ओंडिया नाम के एक ब्राह्मण ने की थी, जो कि हिंदू थे। वहीं कंबोडिया की एक और पुरानी कथा के अनुसार कंभू स्वयंभू नाम के एक आर्य देश के राजा थे, जो कि एक महान शिव भक्त थे और वेदों के ज्ञानी थे। उन्होंने ही कंबोडिया राज्य की नींव रखी, जो कि पहले हमारे आर्यवर्त का ही हिस्सा था, लेकिन भौगोलिक हलचल के चलते यह हमारे देश से अलग हो गया। इंडोनेशिया, जहां रामायण आज भी सजीव है। अगर इंडोनेशिया की तरफ रुख किया जाए तो वहां पर बना हुआ प्रम्बानन मंदिर हिंदू के त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित किया गया है। यह मंदिर न केवल इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, बल्कि यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है और रिसर्च करने पर रिकॉर्ड्स में यह पता चला है कि यह मंदिर आज का नहीं, बल्कि इसका निर्माण 9वीं सदी में हुआ था। इस देश में न केवल भगवानों के मंदिर बने हुए हैं, बल्कि हमारे हिंदू धर्म के भगवानों के वाहनों के मंदिर भी मौजूद हैं। वहीं पुराणों में इसे दीपांतर भारत भी कहा जाता है। म्यांमार, बर्मार, ब्रह्मा का देश। म्यांमार को पुराने समय में ब्रह्मा देश कहा जाता था। अशोक काल में बौद्ध धर्म यहाँ पहुंचा और भारतीय व्यापारियों ने यहाँ पर हमारी संस्कृति का विस्तार किया। ब्रिटिश ने 1845 से लेकर 1885 में 3 एंग्लो बर्मीज युद्धों में यहाँ पर कब्जा किया। 1930 में इसे भारत से अलग किया गया और 1948 में ये मुक्त होकर आजाद हुआ। आज भी दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक बंधन मजबूत है। मलेशिया मल्य प्रायद्वीप का भाग। मलेशिया मल्य प्रायद्वीप का अंग था। यहाँ पर चोल साम्राज्य 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के व्यापारियों ने यहाँ पर हिंदू बौद्ध धर्म का प्रभाव डाला। यहाँ पर लंकासुका जैसे हिंदू राज्य थे। 1974 में ब्रिटिश राज्य से यह मुक्त हुआ और यह आज भी भारतीय प्रवासी का बड़ा समुदाय है। फिलीपींस पूर्वी एशिया का छोटा हिस्सा। फिलीपींस में भारतीय प्रभाव अप्रत्यक्ष था। मजापहित साम्राज्य के मध्यम में हिंदू बौद्ध धर्म संस्कृति यहाँ पर पहुंची थी। फिलीपींस में आज भी कुछ जनजातियां भारत के मूल की हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये कभी भारत का हिस्सा था। श्रीलंका, रावण की लंका। श्रीलंका के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये वो हिस्सा है जो रामायण से जुड़ा हुआ है और आज भी भारत के नक्शे से लटका हुआ है। रामायण में श्रीलंका को लंका कहा गया है, जो कि रावण का राज्य था। अशोक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म को बेजा चौल साम्राज्य ने 10वीं सदी में कब्जा किया। 1815 में फिर ब्रिटिश ने कब्जा किया और ये भारत से अलग हो गया। यहाँ आज भी राम सेतु मौजूद है, जो चीख चीख कर हमारे रामायण को सच साबित करता है। वियतनाम चंपा राज्य। वियतनाम का चंपा राज्य भी 1722 से लेकर 1832 ईसा पूर्व तक भारतीय प्रभाव वाला देश था। यहाँ शैव धर्म था और संस्कृत भाषा यहाँ की मूल भाषा मानी जाती थी। यहाँ आज माईसोन मंदिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और यहाँ के चाम लोग आज भी हिंदू रीति रिवाजों को मानते हैं। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ। देश 1843 में बांग्लादेश पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा बना। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी हम सब हिंदुस्तानियों के जहन में बसी है। 1941 में हुआ इंसानी हैवानियत और धर्मों का महायुद्ध भारत के बंटवारे की एक खूनी कहानी को बयां करता है। इस बंटवारे में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ। हालांकि इस बंटवारे में लाखों लोगों की मौत भी हुई थी। हम पाकिस्तान के असली अब्बू हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने पिता से आज भी दुश्मनी रखे हुए
इन सब के अलावा इस धरती पर भारतवर्ष की भूमि में कई और टुकड़े हुए और इन टुकड़ों पर आज भी हिंदू धर्म का साया दिखाई देता है। इसका एक और उदाहरण है, आप बाल ही देख लीजिए। यहाँ पर बना हुआ तमन सरस्वती मंदिर और जावा का सिंह शरी शिव मंदिर भी हमारे हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समय में हमारा भारत इतना छोटा नहीं बल्कि काफी बड़े हिस्से में फैला हुआ एकमात्र विशालकाय देश था। लेकिन दोस्तों, अखंड भारत आज एक सांस्कृतिक विचारधारा है, लेकिन राजनीतिक रूप से कठिन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि युवा पीढ़ी के जीवन में संभव है, लेकिन ये पड़ोसी राष्ट्रों से तनाव बढ़ा सकता है। शार्क जैसे संगठन से सहयोग बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल ये एक सपना ही लगता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या सचमुच अखंड भारत होना चाहिए? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। अगर आपको हमारी एक खास जानकार ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ही कीची तो मिलेंगे। अगली बार एक नए खास वीडियो के साथ अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टिक मोक्षा।